हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे-कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की 2 रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है। ये क्लास 2 में आपको मिलेगा और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी की बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं। उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग-अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है। अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन अपील एंड रिवीजन। रिवीजन अपील वाले चैप्टर का करने जा रहे हैं। तैयार हैं आप इसके लिए? जी सुनिएगा। एक बार आइडिया दे दूं मैं आपको। ये क्या, ये हमने डिमांड रिकवरी के चैप्टर में पढ़ा था। जो ऑफिसर होता था जिसे हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते थे, ये नोटिस या ऑर्डर पास करता था। अगर आप इसके ऑर्डर से दुखी हैं, खिन्न है, आपका दर्द दिल से रो रहा है कि मैं ये डिमांड सही नहीं है, मेरे एविडेंसेस को बिना कंसीडर करे हुए डिमांड निकाली गई है, तो आप अपील में जा सकते हैं एपीलेट अथॉरिटी के पास में, सेक्शन 107 में। 3 महीने में 1 महीना अगर लेट हो गए तो। अगर यहां से आप हार गए, आप आगे जाना चाहते हैं ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। यहां से हार गए, आप आगे जाना चाहते हैं हाई कोर्ट के पास सेक्शन 117 में। और यहां से भी हार गए तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास मैं पहले आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए एक बार याद दिला दूं तो आप चैप्टर नंबर 22 मेन बैच 22.6 फास्ट बैच 22.2 जल्दी से देखेंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मीनिंग, हाँ जी, ऐसा हमने जी वहां पढ़ा था डिमांड रिकवरी के चैप्टर में। ये 3 बंदे, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, एसीबीसी सुप्रीडेंट, ये नोटिस ऑर्डर पास कर सकते थे। यही है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इनके ऑर्डर के अगेंस्ट तो आप अपील में जाते हैं ना जी। तो क्या अपील कौन यहां पर हम बताएं तो आपको अपील एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, तो डजंट इंक्लूड में हमने यहां पर पढ़ा अपील अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनके पास तो अपील में जाते हैं इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। एक नापा, नापा ये क्या था? नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। जीएसटी का रेट कम किया गवर्नमेंट ने तो सेलर को अपनी प्राइस कम करनी है। अगर वो नहीं करता प्राइस कम तो नापा उसके अगेंस्ट में पेनल्टी का ऑर्डर पास कर सकती है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील नहीं लगा पाएंगे क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। ठीक है जी। ऐसे सीबीआईसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। रिविजनल अथॉरिटी तो इन ऑफिसर के, इन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के गलत ऑर्डर को रिवाइज करती है, तो ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। इसके अलावा डबल आर, ट्रिपल आर, इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं जा सकती थी, ये ऑर्डर फाइनल होते थे, तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। सर अगर इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं लग सकती तो फिर क्या हमें जस्टिस नहीं मिलेगा? मिलेगा। संविधान का एक रूट है अपील लगाने का। हाई कोर्ट के पास रिट जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी। तो जैसे यहां पर सीबीआईसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में, डबल आर, ट्रिपल आर के ऑर्डर के अगेंस्ट और नापा के ऑर्डर के अगेंस्ट में रिट या एसएलपी लग सकती है। अच्छा, रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास। तो अगर जीएसटी लॉ में आपके पास अपील लगाने की सुविधा है तो वहीं जाइए, अगर नहीं है तो जस्टिस लेने का एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल रूट, जो रिट हाई कोर्ट के पास जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी जाया करती है। हाँ जी, क्या आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील अथॉरिटी के पास आ सकते हैं? ना 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 ना। सेक्शन 121 हमने ऐसा पढ़ा था, वो कहता था 4 केसेस के 4 ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जा ही नहीं सकती, जीएसटी में जा ही नहीं सकती। वो कौन सा था? पहला, अगर एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास किसी एसएससी की प्रोसीडिंग को ट्रांसफर किया जाता है, कमिश्नर को लगता है कि ये ऑफिसर जो बी है ये एक्सपर्ट है इन केसेस के लिए, ये जीएसटी के रेवेन्यू अच्छे निकाल कर देगा,
तो ट्रांसफर कर देता है इस प्रोसीडिंग को, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं जा सकती है। नंबर 2, अगर सर्च सीजर के दौरान बुक सीज की गई है, बुक सीज की गई है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं लग सकती। नेक्स्ट, हाँ जी, ये सेक्शन 67 में सर्च सीजर होती थी। नेक्स्ट, हाँ जी, प्रोसिक्यूशन देना, जेल में डालना, ये काम कोर्ट का है, लेकिन ये कोर्ट में प्रोसीडिंग तभी शुरू हो सकती है जब कमिश्नर उस प्रोसीडिंग को शुरू करने के लिए ऑर्डर पास करे, परमिशन दे। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी अपील नहीं जा सकती है यहाँ जीएसटी लॉ में। लास्ट, ये हमने पढ़ा था कि डिमांड रिकवरी के चैप्टर में सेक्शन 80, अगर आप टैक्स की पेमेंट की इंस्टॉलमेंट, जो आपकी डिमांड निकले उसकी इंस्टॉलमेंट बनवाना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट बनवा सकते थे, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी अपील नहीं जा सकती है, अपील नहीं जा सकती है। ठीक है जी, आइए अब हम इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, हमारे पास अब मेन बैच वाले बच्चे आ जाएंगे कहां, मेन बैच वाले बच्चे आ जाएंगे 22.1 पर और फास्ट बैच 22.2। एक बार हम पहले फटाफट से ओवरव्यू ले रहे हैं। हाँ जी, अपील लगाने से पहले मेन बैच 22.1, 22.1, फास्ट बैच 22.2, जल्दी फास्ट। हाँ जी, 3 डॉक्यूमेंट आपको अपील लगाने से पहले फाइल करना होते हैं। अपील का फॉर्म होगा APL 01 अगर आप अपील अथॉरिटी के पास जा रहे हैं तो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड ऑफ अपील। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में तो आप अपना कंपनी का नाम, आपका बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, एड्रेस और आपके यहाँ पे सर्च हुई थी, वो सब कहानी लिखोगे। ग्राउंड्स ऑफ अपील में किन मुद्दों पे आप फाइट कर रहे हैं, वैल्यूएशन पर, ITC पर, तो उसके रेफरेंस में अपने सेक्शन और केस लोगों को कोट किया करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, फिर इसके बाद हाँ जी, अपील एसएससी लगाए या डिपार्टमेंट लगाए, क्या प्री डिपॉजिट करना होगा? व्हाट इज प्री डिपॉजिट? हाँ जी, जितनी डिमांड आई है उसका कुछ परसेंट आपको पहले प्री डिपॉजिट करना होगा। ध्यान दीजिए, एसएससी को करना होता है प्री डिपॉजिट, डिपार्टमेंट को नहीं करना होता। कितना प्री डिपॉजिट करना होगा? एसएससी को 10%, जितने भी डिमांड है उसमें सिर्फ टैक्स का 10%, टैक्स का 10%। अगर उसमें से कुछ एडमिट करता, एक्सेप्ट करता, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पूरा 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 जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसमें सिर्फ टैक्स का 10%। इस 10% पर अपर लिमिट 25 करोड़ की है, 25 करोड़ की। यहां से एग्जांपल से समझिए। हाँ जी, इतना इतना ही सीजीएसटी में, इतना ही एसजीएसटी में। मान लीजिए सीजीएसटी की टैक्स की डिमांड आपके पास 1000 करोड़ आई है, एसजीएसटी की टैक्स की डिमांड 1000 करोड़ आई है, ऐसे पेनल्टी भी आई होगी, इंटरेस्ट भी आया होगा। अगर आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते तो जो सीजीएसटी है 1000 करोड़ है, इसका 10% 100 करोड़, लेकिन इस पे अपर लिमिट 25 करोड़ की है, तो 25 करोड़ जमा कराना होगा, इतना ही एसजीएसटी में। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसमें से 200 करोड़ ईच सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो 200 करोड़ प्लस इसका इंटरेस्ट प्लस इससे रिलेटेड पेनल्टी, ऐसे एसजीएसटी में 200 करोड़ प्लस इसका इंटरेस्ट फिर इससे रिलेटेड पेनल्टी, ये तो आप पूरा जमा करा दिए। इसके अलावा जो बाकी बचा 1000 करोड़ में से 200 करोड़ माइनस कीजिए, 800 करोड़ बचा, तो 800 करोड़ का 10%, अपर लिमिट 25 करोड़ की, 800 करोड़ का 10% 80 करोड़ आ रहा है, 80 करोड़ नहीं 25 करोड़, और 25 करोड़ प्लस जो एडमिट किया था 200 करोड़ प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी, वो पूरा। ऐसी एसजीएसटी में भी, एसजीएसटी में भी। ठीक है जी, अच्छा, यहां पर एक बात और, क्या अगर ई वे बिल आपके पास नहीं है? ई वे बिल क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो आपको ई वे बिल बनाना होता था। अगर आपका ट्रक ड्राइवर के पास ई वे बिल नहीं है, तो वो सेक्शन 129 में आपके गुड्स को सीज कर लेंगे, ट्रक को सीज कर लेंगे और पेनल्टी का ऑर्डर पास करेंगे सेक्शन 129 में। अगर आप उस सेक्शन 129 वाले ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाते हैं, तो आपको पेनल्टी का 25% प्री डिपॉजिट करना होगा, 10% नहीं, 25% पेनल्टी का प्री डिपॉजिट करना होगा। और ध्यान दीजिए, वैसे तो अपील लगाने का टाइम 3 महीने है, लेकिन ये जो ई वे बिल वाला है, इसके लिए 15 ही दिन का टाइम मिलेगा। क्यों? वो यहां नहीं लिखा हुआ, जो सेक्शन 129 में लिखा हुआ कि अगर 15 दिन में आप नहीं पे करते हैं इस पेनल्टी को, वो आपके गुड्स सेल कर देते हैं, इसलिए 15 ही दिन का टाइम मिलेगा आपको। ओके जी, तो एसएससी अपील कितने समय में लगाएगा? 3 महीने में। अगर लेट हो गया कंडोनेशन के लिए 1 महीना, कंडोनेशन मतलब बीमार है, नहीं आ सकता, एक्सीडेंट हो रखा है, तो इसलिए वो नहीं आ सकता, तो उसका बहाना वो बताएगा, और 1 महीने की कंडोनेशन हो सकती है। अगर डिपार्टमेंट अपील लगा रहा है तो ये समय होगा 6 महीने, और कंडोनेशन 1 महीने की हो सकती है। इसके बाद हाँ जी, अपील अपीलर अथॉरिटी के पास लगानी है। अपीलर अथॉरिटी का मतलब क्या है? अगर ऑर्डर एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर ने पास किया तो कमिश्नर अपील होगी अपीलर अथॉरिटी। अगर ऑर्डर एसीडीसी सुप्रीम ने पास किया तो ये अपीलर अथॉरिटी होगी ज्वाइंट कमिश्नर अपील, ज्वाइंट कमिश्नर अपील। मैक्सिमम 3 तारीखें मिलेंगी, तारीख पे तारीख। अगर आप उस दिन नहीं आ सकते तो अगली डेट ले सकते हैं। नेक्स्ट, एडिशनल ग्राउंड, ग्राउंड ऑफ अपील शुरू में बताने थे, अगर आप कोई भूल गए, एडिशनल ग्राउंड जनरली एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन अगर सफिशिएंट ग्राउंड रीजन एग्जिस्ट करता है तो आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके बाद अपील ऑर्डर अपील अथॉरिटी 1 साल में पास करेगी, अगर पॉसिबल है तो। ये मैंडेटरी नहीं है टाइम लिमिट। डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट मैंडेटरी होती थी, लेकिन अपील ऑर्डर के लिए अगर पॉसिबल है तो। हाँ जी, रिमांड बैक मतलब अपील अथॉरिटी क्या फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए इसको वापस एडजुडिकेट अथॉरिटी को दे सकती है? नहीं, नहीं। इस एडजुडिकेट अथॉरिटी को 2 और नाम से बोला जाता है। ये ओरिजिनल ऑर्डर है,
ये डिमांड ऑर्डर है, ये एडजुडिकेशन का ऑर्डर है, ये इनको इन नाम से पुकारा जा सकता है, तो इसको वापस रिमांड बैक नहीं कर सकते, कोर्ट या ट्रिब्यूनल रेफर बैक या रिमांड बैक कर सकते हैं। रिमांड बैक क्या होता है, हमने डिमांड रिकवरी के चैप्टर में समझा था। नेक्स्ट, हाँ जी, इस अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अब आप कहां जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। क्या यहां भी कोई प्री डिपॉजिट करना होगा? जी हां, एसएससी को करना होगा, डिपार्टमेंट को नहीं, वहां भी डिपार्टमेंट को नहीं करना था। हाँ जी, 10% तो यहां आपने ऑलरेडी जमा करा रखा है, इसके अलावा एडिशनल आपको 20% जमा कराना होगा। किसका? वही, अगर आप कुछ नहीं एक्सेप्ट करते तो सिर्फ टैक्स का 20%, टैक्स का 20%, ठीक है जी, टैक्स का 20%। और अगर आप कुछ एक्सेप्ट करते हैं तो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तो पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पूरा। अच्छा, 20% पर अपर लिमिट 50 करोड़ की है, सीजीएसटी में इतनी ही, एसजीएसटी में। तो अगर आईजीएसटी की बात करें तो यहाँ अपीलेट अथॉरिटी में कितना होगा, 25-25 50 करोड़, और यहाँ पर ट्रिब्यूनल में कितना होगा, 50-50 100 करोड़। ठीक है जी, अगर आप जो एडमिट कर रहे हैं उस पर कोई अपर लिमिट नहीं है, ये जो एडमिट नहीं कर रहे हैं उस पर अपर लिमिट है। सीजीएसटी में 50 करोड़ ट्रिब्यूनल में, और आईजीएसटी में 50 करोड़, आईजीएसटी में 100 करोड़। अच्छा, अपील लगाने का समय कितना, 3 महीने, अगर लेट हो गए तो 3 महीने की एक्सटेंशन है। डिपार्टमेंट के पास 6 महीने है, एक्सटेंशन का कोई टाइम नहीं है, एक्सटेंशन का कोई टाइम नहीं है। अच्छा, एक होता है मोको, मोको क्या है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अगर एसएससी अपील लगा रहा है तो डिपार्टमेंट को नोटिस जाएगा कि आप अपने पक्ष रखना चाहते हैं, तो वो मोको में रख सकते हैं। और ऐसे अगर डिपार्टमेंट अपील लगा रहा है तो एसएससी को नोटिस जाएगा कि आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं जी, कितने दिन में, 45 दिन में आप अपना पक्ष रख सकते हैं मोको में, और 45 दिन एक्सटेंशन के हैं, 45 दिन एक्सटेंशन के हैं। हाँ जी, अपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, इस प्री डिपॉजिट के ऊपर में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं जो आपने क्वेश्चन बैंक में किया था, तो वो ये, हाँ जी, आपके पास सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 6 लाख की डिमांड है, 73 में इंटरेस्ट है, तो 73 में है, तो पेनल्टी कितनी आई हुई, 10%, इसका पेनल्टी 10% आई है, इसका 60,000 और 10,000 विच था। तो अब आप इसमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते तो सिर्फ टैक्स का 6 लाख का 10% आपको 60,000 जमा कराना पड़ेगा, 60,000 जमा कराना पड़ेगा। ठीक है जी, और अपील कितने समय में लगानी है, एसएससी लगा रहा है तो 1 नवंबर से 3 महीने, 3 महीने, ये 26 नवंबर को अपील लगा रहा है जी, तो ठीक है जी, टाइम से लगा रहा है। अच्छा, अब वो कहता है अगर इसमें से वो 4 लाख के लिए फाइट करना चाहता है, 2 लाख एक्सेप्ट कर रहा है, अगर 2 लाख एक्सेप्ट करो तो इसकी पेनल्टी और इंटरेस्ट भी जमा कराना होगा। अगर 2 लाख एक्सेप्ट कर रहा है तो पेनल्टी इसकी 10% 20,000, क्योंकि 73 वाली है, प्लस इंटरेस्ट भी जमा कराना होगा। इसके अलावा जो बाकी 4 लाख बचा, इसकी इंटरेस्ट पेनल्टी भी बची, उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी का नहीं, सिर्फ 4 लाख का जो कि टैक्स है, टैक्स का 10%, ये 40,000 जमा कराना होगा, 40,000 जमा कराना होगा। हाँ जी, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। हाँ जी, ये अगर सीजीएसटी ऑफिसर ने डिमांड निकाली है तो अपील भी सीजीएसटी ऑफिसर के पास जाएगी, अगर एसजीएसटी ऑफिसर ने डिमांड निकाली है तो एसजीएसटी ऑफिसर के पास ही अपील जाएगी। ये हमने चैप्टर 2 में भी किया था, यही सेम क्वेश्चन दोबारा यहां पर भी दे रखा है। ठीक है, और जिस दिन आपको ऑर्डर कॉपी रिसीव होती है, इशू नहीं, जिस दिन ऑर्डर इशू हुआ उस दिन नहीं, जिस दिन ऑर्डर कॉपी रिसीव हुई, जैसे इसमें 20 अगस्त को इशू हुआ ऑर्डर, 22 अगस्त को आपको रिसीव हुआ, तो 22 अगस्त से 3 महीने में आप एप्लीकेशन लगाएंगे, 22 अगस्त से आप 3 महीने में एप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है जी, और प्री डिपॉजिट की एक और बात करेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑर्डर पास किया आईजीएसटी का 280 करोड़ का, 280 करोड़ का। अब पहली अपील अपील अथॉरिटी के पास जाएगी, तो 280 करोड़ का 10% कितना हुआ, 28 करोड़, और 50 करोड़, क्योंकि आईजीएसटी है ना, तो 50 करोड़ विच एवर लेस 28 करोड़ जमा कराना होगा। हाँ जी, इसी में अगर ये अपील अथॉरिटी ने भी ये डिमांड कह रहा है कि कंफर्म यही 280 करोड़ की कर दी, अब आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, आप ऑलरेडी 10% 28 करोड़ जमा करा चुके हो, इसके अलावा एडिशनल इस 280 करोड़ का 20%, यही डिमांड कम हो, 280 करोड़ का 20%, 56 करोड़ और जमा कराना पड़ेगा ट्रिब्यूनल के पास में। ठीक है जी, चलिए वापस बढ़ते हैं, हम वापस आते हैं अपने चार्ट पर। अच्छा जी, अब ट्रिब्यूनल में हम थोड़ी सी और बात करें। क्या ट्रिब्यूनल की 2 बेंचेस होती हैं, एक होती है नेशनल रीजनल, नेशनल बेंच है दिल्ली में, जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाले मुद्दे हैं वो सिर्फ यही सुनेगी, अगर वन ऑफ इश्यू प्लेस सप्लाई है तो यही सुनेगी। हाँ जी, रीजनल बेंच के भाई सारे अलग अलग स्टेट के जो एप्लीकेंट हैं, क्या वो दिल्ली में अपनी अपील लगाने आएंगे, मुंबई वाले क्या दिल्ली में आएंगे, नहीं, हम रीजनल बेंचेस अलग अलग स्टेट में भी ओपन कर देंगे, जैसे मुंबई में ओपन कर देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा होती है स्टेट एरिया बेंच, जो अदर देन प्लेस सप्लाई वाले मुद्दे हैं ये सुना करती है, ये सुना करती है। हर स्टेट में एक बेंच होगी, ऐसे एक स्टेट में बहुत सारे शहर हैं, तो क्या हर सब बंदे एक ही जगह आएंगे क्या, कुछ और एरिया वाइज बेंचेस भी ओपन कर देंगे जी, उनके लिए हम एरिया वाइज बेंचेस ओपन कर देंगे। अच्छा, नेशनल रीजनल बेंच ट्रिब्यूनल का ऑर्डर सीधा अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, और जो स्टेट एरिया वाला बेंच वाला है, अगर इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो ये अपील हाई कोर्ट के पास जाएगी, और अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है ये फिट केस है आगे अपील में सुनवाई के लिए, तो फिर ये आगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऑर्डर आते हैं, एक तो नेशनल रीजनल बेंच ट्रिब्यूनल वाला सीधा, और एक हाई कोर्ट के बाद यहां पर आता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है जी, नेक्स्ट सेक्शन 6 ये क्या कहता है, इसका रिवीजन से थोड़ा लिंक भी है। हाँ जी, एक ऑफिसर या तो सीजीएसटी ऑफिसर, एक
कंपनी सीजीएसटी ऑफिसर या एसजीएसटी ऑफिसर को एलोकेटेड है, मानते हैं ए लिमिटेड सीजीएसटी ऑफिसर को एलोकेटेड है, ठीक है जी। ये सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के दोनों की डिमांड निकालेगा जी। मान लीजिए सीजीएसटी ऑफिसर ने डिमांड कम निकाली, पैसे लेके ऑर्डर पास किया और कम की डिमांड निकाली, तो इसमें प्रॉब्लम किसको होगी? एसजीएसटी ऑफिसर को। एसजीएसटी ऑफिसर अपने कमिश्नर को शिकायत कर सकता है कि इसने पैसे लेके गलत ऑर्डर पास किया, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो अब एसजीएसटी ऑफिसर कमिश्नर को शिकायत करे तो फिर अब कमिश्नर क्या करेगा? सीजीएसटी ऑफिसर को बताएगा, सीजीएसटी कमिश्नर को बताएगा, कमिश्नर अब चेक करेगा कि इसने गलत ऑर्डर पास कर रखा है क्या, तो फिर अपने ही किसी ऑफिसर को, अगर वो पाता है कि इसने गलत ऑर्डर पास कर रखा है, तो अपने ही किसी ऑफिसर को बोलेगा डिपार्टमेंटल अपील लगाओ। ये ऊपर हमने डिपार्टमेंट अपील बोली थी ना, ये 6 महीने में ये ऐसे जाती है, डिपार्टमेंट अपील लगाओ। या फिर अगर 6 महीने बीत चुके हैं तो फिर सेक्शन 108 ये अभी करेंगे, ये रिवीजनल अथॉरिटी, फिर ये रिवीजन हो सकता है, फिर रिवीजन हो सकता है, ठीक है। इससे अब हम बाद में बात करते हैं। आइए एक बार नेक्स्ट पेज पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सेक्शन 107 को। सेक्शन 107 को, ये तो ओवरव्यू हुआ सेक्शन 107। हाँ जी, कोई भी जो बंदा एग्रीव्ड है वो अपील अथॉरिटी के पास आ सकता है। पेज नंबर 22.3 पे आ जाइए फटाफट से, 22.3 पर। हाँ जी, जो भी एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड अगर एम्प्लॉय को पेनल्टी लगाई है तो एम्प्लॉयर कंपनी अपील नहीं लगा सकती, जो एग्रीव्ड है वही अपील लगाएगा। किसके अगेंस्ट में? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में। कितने समय में? एसएससी अपील की बात करें तो 3 महीने। 3 महीने कब से? जब से ऑर्डर की कॉपी रिसीव हुई। और अगर लेट हो गए तो 1 महीना कंडोनेशन का है। हाँ जी, क्या प्री डिपॉजिट करना होगा? जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पूरा, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसमें सिर्फ टैक्स का 10%। हाँ जी, आपने 10% जमा करा है, बाकी 90% का क्या? उस पर स्टे मिल जाएगा जब तक अपील डिसाइड नहीं होती। अगर आपके पास ई-वे बिल नहीं है, आप रास्ते में गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट में सेक्शन 129 में एक्शन लिया और ऑर्डर पास किया पेनल्टी का। अब इस सेक्शन 129 वाले ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में आना चाहते हैं तो जो पेनल्टी लगी है उसका 25% आपको जमा कराना होगा। वैसे तो आप अपील 3 महीने में लगाते हैं, यहां पर ये वाली ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आपको 15 दिन में ही लगानी होगी। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल अपील। कमिश्नर खुद या स्टेट कमिश्नर की रिक्वेस्ट के बाद उस सीजीएसटी ऑफिसर के ऑर्डर को रिव्यू करेगा, अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो अपने नीचे किसी ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा, इसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगाओ, अपील लगाओ। हाँ जी, वो कब ऐसा करेगा? जब वो पाता है कि इसने जो सीजीएसटी ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया वो लीगली सही नहीं है, लॉ के अगेंस्ट है, या उसमें प्रोप्राइटी नहीं है, मतलब लॉ को प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर रखा है, मतलब उस दौरान कुछ एविडेंसेस मिले थे सर्च के दौरान, उसको इसने इग्नोर किया, तो प्रॉपर तरीके से ऑर्डर पास नहीं किया है, तो फिर इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील जाएगी, फिर डिपार्टमेंटल अपील। डिपार्टमेंटल अपील कितने महीने में? 6 महीने में, और अगर लेट हो गए तो 1 महीना। अपीलर अथॉरिटी का मीनिंग क्या है जी? अगर ऑर्डर एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर ने पास किया तो अपीलर अथॉरिटी है कमिश्नर अपील। अगर एसीडीसी सुप्रीम ने ऑर्डर पास किया तो अपीलर अथॉरिटी है ज्वाइंट कमिश्नर अपील। क्या एडिशनल ग्राउंड भी लिए जा सकते हैं? अगर शुरू में हमने नहीं दिए थे अपील फाइल करते समय, अगर अनरीजनेबल नहीं है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। मैक्सिमम तारीख पे तारीख कितनी? 3 एक पार्टी को। रिमांड बैक क्या कर सकती है अपील अथॉरिटी? नहीं। नेक्स्ट, टाइम लिमिट और पासिंग ऑर्डर क्या है जी? 1 साल अगर पॉसिबल है तो। ये क्या करेगा अपील अथॉरिटी? ऑर्डर में कंफर्म कर देगा 50 के 50, कैंसिल भी कर सकता है, एनल बोलते हैं, ये इसको मॉडिफाई कर सकता है। अगर इस अपील ऑर्डर पर स्टे था तो वो स्टे वाला पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होगा, मतलब उसमें पॉइंट्स लिखे जाएंगे, उस पे क्या डिसीजन लिया, उस पे क्या रीजन थे वो डिसीजन लेने के, वो लिखा जाएगा। अगर अपील अथॉरिटी फी पेनल्टी को इंक्रीज करना चाहती है, रिफंड को रिड्यूस करना चाहती है, कॉन्फिस्केशन ग्रेटर वैल्यू का करना चाहती है, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। हाँ जी, अगर अपील अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था 20 का, अपील अथॉरिटी से बढ़ाकर 30 करना चाहती है, तो पहले इसे नोटिस भेजना पड़ेगा सेक्शन 73 या 74 में, और ऑर्डर पास करना होगा। फिर ये अपील, ये अमाउंट बढ़ सकता है, और वो तभी हो सकता है अगर सेक्शन 73 74 की टाइम लिमिट बची हुई है तो। जैसे सेक्शन 73 में 2 साल 9 महीने है नोटिस इशू करने का, और ऑर्डर 3 साल में, और 74 में 4 साल 6 महीने नोटिस का, ऑर्डर 5 साल में। अगर वो बचा हुआ है तो ही पहले ये नोटिस इशू करेगी, फिर उसके बाद में इंक्रीज हो सकता है। हाँ जी, इस ऑर्डर की कॉपी इन सबको दे दी जाएगी। ये ऑर्डर फाइनल एंड बाइंडिंग होगा अगर इसके अगेंस्ट में आगे अपील नहीं जाती है तो। हाँ जी, मेन में चाहिए एक बार फटाफट से पेज नंबर 22.1, फास्ट पेज 22.2। ये रिवीजन वाला पॉइंट एक बार फटाफट से यहां से देख लें। जैसे कि मैंने आपको बताया है क्या कि सेक्शन 6 क्रॉस एम्पावरमेंट के तहत एक एसएससी या तो सीजीएसटी ऑफिसर को एलोकेटेड है या एसजीएसटी ऑफिसर को एलोकेटेड है। मानते हैं हमारे केस में ए लिमिटेड सीजीएसटी ऑफिसर को एलोकेटेड है। अब यही सीजीएसटी या एसजीएसटी की डिमांड निकालेगा। इसने मान लीजिए पैसे लेके कम का ऑर्डर पास कर दिया। अब इससे दर्द किसको है? एसजीएसटी ऑफिसर को, क्योंकि एसजीएसटी की डिमांड कम निकली है। तो ये एसजीएसटी ऑफिसर कमिश्नर को शिकायत कर सकता है कि इस सीजीएसटी ऑफिसर ने कम डिमांड निकाली जिसकी वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो आप इसके ऑर्डर को सही करो। तो अब यहां पर अगर कमिश्नर ऐसा पाता है
कि ये गड़बड़ है इसके ऑर्डर में, तो वो अपने से नीचे वाले ऑफिसर को बोलेगा इसके अगेंस्ट में अपील लगाओ। तो ये जो डिपार्टमेंटल अपील थी एपीलेट अथॉरिटी के पास में, ये 6 महीने में जो लगती है, ये फिर ये अपील में जाएगा। अगर 6 महीने बीत चुके हैं तो फिर रिवीजन, या तो ये 6 महीने के अंदर अपील लगाएगा, अगर 6 महीने बीत चुके हैं तो फिर ये रिवीजन। हाँ जी, रिवीजन कौन करेगा? रिवीजन अथॉरिटी। लेकिन 4 ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जा सकता है। हाँ जी, पहले सबसे पहले फोर्थ पॉइंट, 6 महीने के बाद रिवीजन होगी, 6 महीने से पहले रिवीजन नहीं हो सकती है। और 3 साल अगर इलैप्स हो गया, मतलब 3 साल तक ही रिवीजन ऑर्डर पास हो सकता है, 3 साल के बाद नहीं। अगर 3 साल इलैप्स हो गया फिर रिवीजन ऑर्डर पास नहीं हो सकता है, फिर रिवीजन ऑर्डर पास नहीं हो सकता 3 साल के बाद में। अच्छा जी, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और अब इसके बाद में पहले सेकंड पॉइंट। हाँ जी, अगर ऑर्डर रिवीजन के लिए लिया था, मान लीजिए ऑर्डर रिवीजन के लिए लिया था और उस समय उस पर ऑर्डर पास नहीं किया, प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी, बाद में फिर रिवीजन के लिए लेना चाहे फिर नहीं हो सकता। या थर्ड पॉइंट, अगर रिवीजन ऑर्डर ऑलरेडी पास हो गया है फिर दोबारा रिवीजन करना चाहे, नहीं, एक ही बार रिवीजन हो सकती है, दोबारा नहीं। अच्छा जी, अब इसमें पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए वो ऑर्डर अपील में चला गया, यहां डिपार्टमेंटल अपील में, फिर उस पर रिवीजन नहीं, फिर तो अपील में ही डिसाइड हो जाएगा ना। हाँ जी, फिर अपील में ही डिसाइड हो जाएगा ना। लेकिन एक इससे रिलेटेड एक नोट है, वो क्या? ऑर्डर अपील में तो गया लेकिन वैल्यू पर गया, जीएसटी के रेट पर नहीं गया। तो जीएसटी के रेट वाला मुद्दा ना अपील में डिस्कस हुआ ना ही डिसाइड हुआ। क्या जीएसटी के रेट पर रिवीजन हो सकती है? जी हाँ। तब रिवीजन कितने समय में होगी? वैसे तो 3 साल मैक्सिमम टाइम था रिवीजन करने के लिए, जिस ऑर्डर को रिवाइज कर रहे हैं एडजुडिकेशन अथॉरिटी के, उस ऑर्डर की डेट से 3 साल था। लेकिन यहां पर ये जो, क्योंकि अपील में गए हुए हैं, तो अपील ऑर्डर की डेट से 1 साल और 3 साल, जो जिस ऑर्डर को रिवाइज करना उसकी डेट से 3 साल, विच एवर इज लेटर। इसके लिए मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे। ये कि ऐसा क्वेश्चन था, एक एसएससी है मिस्टर रवि, इसके केस में सर्विस बी के केस में और ए के केस में क्या कहानी है? इसे ए के केस में एग्जामिशन क्लेम करी, मिल गई। बी के केस में जीएसटी के रेट 12 लगाया, डिपार्टमेंट को लगा 18 लगेगा, उसने आपकी डिमांड निकाल दी। आप इस सर्विस बी के रेस्पेक्ट में अपील में चले गए और जो भी डिसाइड होगा, अपील ऑर्डर 30/6/19 को पास हुआ। हाँ जी, अब सर्विस ए के ऊपर में कोई भी अपील में मुद्दा नहीं गया है। अगर रिवीजन अथॉरिटी सर्विस ए के ऊपर में रिवीजन करना चाहे कर सकती है, जी हाँ कर सकती है। कितने समय तक? ये जो अपील ऑर्डर पास हुआ इस डेट से 1 साल 30/6/20, और ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है इस डेट से 3 साल 31/12/21, इन दोनों में जो लेटर वाली डेट है उस डेट तक रिवीजन हो सकता है। ये हम कह रहे थे यहां पर, ठीक है, ये इस डेट तक रिवीजन हो सकता है। आइए इसे जरा डिटेल में हम सेक्शन 108 को पढ़ ले। कहां से? मेन बैच 22.10 पे आ जाइए फटाफट से, फास्ट बैच 22.4। हाँ जी, रिवीजन कब हो सकता है? 4 परिस्थितियों में। अगर रिवीजन अथॉरिटी खुद रिवीजन करना चाहती है, या उसे कोई इंफॉर्मेशन मिली है कोई थर्ड पार्टी से, कोई बिजनेस राइवल से इसके, या एसजीएसटी ऑफिसर ने रिक्वेस्ट करी है, या सीएजी की ऑब्जर्वेशन। तो इन 4 केसेस के बेसिस पर यह रिवीजन हो सकती है। कि ये क्या बोलेंगे कि जो ऑर्डर पास हो रखा है एडजुडिकेशन अथॉरिटी का, वो सही नहीं है, वो एरनस है, वो प्रेजुडिशियल टू रेवेन्यू है, वो इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है, या इम्प्रॉपर तरीके से बिना कोई एविडेंस को कंसीडर किए हुए पास कर रखा है। तो रिवीजनल अथॉरिटी अगर ऐसा इनके पास रिक्वेस्ट आती है, या फिर इसने कोई मटेरियल फैक्ट को इग्नोर किया है, जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने कोई मटेरियल फैक्ट को इग्नोर किया, इसको समझाने के लिए एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था। मान लीजिए ए लिमिटेड के केस में एक ऑर्डर पास किया एसीडीसी ने 1 जुलाई को कि 12% जीएसटी का रेट लगेगा। अब यही सेम प्रोडक्ट बी लिमिटेड बनाती है, उसके केस में कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 10 अगस्त को कि रेट 18 लगेगा। तो क्या अब ये मटेरियल फैक्ट है? क्योंकि अब कोर्ट ने बोल दिया 18 लगेगा, लेकिन किसी और एसएससी के केस में बोला है, तो क्या ए लिमिटेड के ऑर्डर को रिवाइज किया जा सकता है? जी हाँ। तो यहां पर रिवीजन अथॉरिटी क्या करेगी? ए लिमिटेड के ऑर्डर को स्टे कर देगी। जो ये एसीडीसी एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने पास किया था, इस ऑर्डर को क्या कर देगी? स्टे कर देगी। इस ऑर्डर को स्टे कर देगी और फिर ये इसको ए लिमिटेड को नोटिस भेजेगी कि भाई जो प्रोडक्ट तुम बनाते हो ऐसा ही प्रोडक्ट बी लिमिटेड भी बनाते हो, उसके केस में 18% जीएसटी का रेट डिसाइड हुआ है, तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहो तो आओ, और नहीं तो हम रिवीजन ऑर्डर पास कर रहे हैं और तुम्हारी 6% हम डिमांड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन हमारे यहाँ जीएसटी में डिपार्टमेंट के फेवर वाली है, एसएससी के अगेंस्ट वाली है। तो यहाँ रिवीजन ऑर्डर पास होगा और रिवीजन ऑर्डर की कॉपी समरी अपलोड कर दी जाएगी पोर्टल पर, और यहां पर रिवीजन इंटीमेशन का भी हो सकता है। इंटीमेशन जो नोटिस से पहले आती थी ना, उस इंटीमेशन का भी रिवीजन हो सकता है। कौन से 4 ऑर्डर रिवाइज नहीं हो सकते हम बात कर चुके हैं।
ये वहां से बताया, यहां पर डिटेल में दे रखे हैं। अगर अपील में चले गए, लेकिन अपील से रिलेटेड एक नोट कि अपील वाले केस रिवाइज हो सकते हैं अगर अगर वो मुद्दे जो अपील में डिस्कस नहीं किए गए, न रेज किए गए, 1 साल टाइम लिमिट कितना होगा, 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अपील ऑर्डर और 3 साल ओरिजिनल ऑर्डर की डेट से व्हिचएवर इज लेटर। हाँ जी, नेक्स्ट 6 महीने से पहले रिवीजन नहीं होगी क्योंकि 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट अपील जाती है, 3 साल के बाद रिवीजन हो नहीं हो सकती। नेक्स्ट, रिवीजन ऑर्डर ऑलरेडी पास हो गया फिर रिवीजन नहीं हो सकती, या रिवीजन के लिए पहले रिपोर्ट्स मंगाए थे, कोई गड़बड़ नहीं थी तो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी थी, अब 2 महीने बाद फिर से रिवीजन के लिए हम जाना चाहें, रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन करना चाहे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सॉरी। हाँ जी, अगर अपील नहीं फाइल करी अपील अथॉरिटी के लिए, अपील अथॉरिटी के पास में, तो रिवीजन 6 महीने के बाद 3 साल के अंदर। अगर अपील अथॉरिटी के पास फाइल करी है तो अभी हमने टाइम क्या निकाला था, 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अपील ऑर्डर और 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, जिसको रिवाइज करना व्हिचएवर इज लेटर। हाँ जी, अगर जो रिवीजन जिसको करना चाहते हैं रिवीजन ऑर्डर पर स्टे है, तो जितना स्टे वाला पीरियड है 3 साल में ऐड करके फिर जो डेट आएगी तब तक रिवीजन हो सकता है, जैसे स्टे हटेगा। नेक्स्ट, अगर किसी और एसएससी के केस में अपील लगी हुई है सेम इशू के ऊपर में, तो रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन ऑर्डर पास करने से रुक जाती है बाकी एसएससी के केस में, तो जितना टाइम तक रुकी वो वाला पीरियड 3 साल में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये रिवीजन का हो गया खत्म। अब हम आ रहे हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए। हाँ जी, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी नेशनल और रीजनल बेंच होती है और दूसरा स्टेट और एरिया बेंच होती है। नेशनल जो बेंच है वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा कुछ अलग अलग स्टेट्स में वो रीजनल बेंचेस भी ओपन कर रखी हैं, क्योंकि हर बंदा अपील लगाने के लिए यहाँ न्यू दिल्ली में थोड़ा आएगा, मुंबई में हमारे को रीजनल बेंच ओपन करनी पड़ेगी, वो वहीं पे अपील लगाएंगे, तो उस रीजनल बेंच वहां ओपन कर रखी है। हाँ जी, ऐसे हर स्टेट में एक स्टेट बेंच है, लेकिन स्टेट बहुत बड़ा है तो कुछ एरिया वाइज बेंचेस भी ओपन कर रखी है वहां पर। ठीक है, अच्छा, ये नेशनल रीजनल बेंच जो है ये प्लेस सप्लाई वाले मुद्दे सुना करती है, और जो स्टेट एरिया बेंच है अदर देन प्लेस सप्लाई वाले मुद्दे सुना करती है। अच्छा, एक चीज और बता दें, वैसे तो स्टेट वाइज एक एक बेंच है, लेकिन कुछ स्टेट्स को मिलाकर कॉमन बेंच भी हो सकती है क्योंकि अगर छोटे छोटे स्टेट हैं तो। अच्छा, सुनवाई के लिए हर बेंच में 3-3 बंदे हैं, एक प्रेसिडेंट, एक टेक्निकल सेंटर मेंबर, एक टेक्निकल स्टेट मेंबर। ठीक है जी, और ये 3 मेंबर की बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन अगर किसी वजह से वैकेंसी हो जाती है, उसमें डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर प्रोसीडिंग वैलिड रहेगी, प्रोसीडिंग वैलिड रहेगी चाहे 2 मेंबर सुनवाई कर रहे हो। क्या एक मेंबर बेंच भी सुनवाई कर सकती है अगर 5 लाख से कम का अमाउंट है, टैक्स या आईटीसी या फी या पेनल्टी, तो एक मेंबर की बेंच भी सुनवाई कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा तो 5 लाख से कम भी है तो भी एक सिंगल मेंबर बेंच सुनवाई नहीं कर सकती है। ओके जी, नेक्स्ट, अगर इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो रेफर किया जाएगा अदर मेंबर को, फिर जो मेजॉरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। ओके जी, अब ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट डिटेल में करने के लिए आ जाइए, पेज नंबर 22.16 मेन बैच फास्ट बैच 22.5, जल्दी फास्ट, सेक्शन 111। हाँ जी, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो सिविल कोर्ट वाले प्रोसीजर है उसके थ्रू बाउंड नहीं है, ये अपने खुद के प्रोसीजर बना सकती है कि कैसे अपील की सुनवाई करनी है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट वाली सारी पावर्स हैं, जैसे समन देकर बुलाना, जैसे डॉक्यूमेंट मंगवाना, जैसे एफिडेविट पर एविडेंस मंगवाना, जैसे गवर्नमेंट के कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स मंगवाना अपील की सुनवाई के दौरान, या फिर कोई विटनेस को बुलाना, या फिर अगर पार्टीज नहीं है तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास करना, डिसमिसल वाला कोई ऑर्डर पास करना। अच्छा, जो एक ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगी ये एक तरीके से डिक्री, जैसे कोर्ट ऑर्डर पास करती है डिक्री, वैसे ही मानी जाएगी। ट्रिब्यूनल इस ऑर्डर को, अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट को भेज सकती है कॉपी। कौन से कोर्ट को? अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस कोर्ट के लोकल एरिया में आता है, और अगर अदर देन कंपनी है तो वो बंदा जहां रहता है या जहां उसका बिजनेस प्लेस है। हाँ जी, मैं मान लू पेज नंबर 22.16 पर मेन बैच आ गया है जी। तो अब मैं आगे अब डिस्कस करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट बातें ट्रिब्यूनल के लिए। अपील 2 ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आएंगे ट्रिब्यूनल के पास में, अपीलेट अथॉरिटी वाले ऑर्डर के अगेंस्ट में और रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर भी ट्रिब्यूनल के पास अपील में आता है और रिवीजन अथॉरिटी वाला ऑर्डर भी। कितने समय में अपील में आएंगे? एसएससी की हम बात कर रहे हैं तो 3 महीने। 3 महीने कब से? जिस दिन तुम्हें अपील अथॉरिटी रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर की कॉपी रिसीव हुई। लेकिन चूंकि अभी ट्रिब्यूनल्स का गठन नहीं हुआ है, तो जैसे ही ट्रिब्यूनल का गठन होगा तो प्रेसिडेंट ऑफिस ज्वाइन करेगा, तो जिस दिन उसने ऑफिस ज्वाइन किया उस डेट से 3 महीने। तो हमने बोला 3 महीने जिस दिन ऑर्डर की कॉपी रिसीव हुई और जिस दिन प्रेसिडेंट ने ट्रिब्यूनल
का ऑफिस ज्वाइन किया उस डेट से विच एवर लेटर, उसके 3 महीने में एप्लीकेशन अपील लगानी है। अगर लेट हो गए तो कंडोनेशन 3 महीने के लिए मिल सकती है, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा। फॉर्म और फी के ऊपर में हम टाइम खराब नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, प्री डिपॉजिट कितना करना होगा जी। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जितना एक्सेप्ट करें वो सारा टैक्स इंटरेस्ट, पूरा टैक्स इंटरेस्ट फी पेनल्टी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ टैक्स का 20%, ये एडिशनल है। जो 10% आपने अपील अथॉरिटी के बाद जमा करा तो उसके अलावा है। इस 20% पर अपर लिमिट है 50 करोड़ की। इतना ही एसजीएसटी में भी, इतना ही एसजीएसटी। तो अगर आईजीएसटी की बात करें तो अपर लिमिट 100 करोड़ की है। ठीक है, ये 20% पर है अपर लिमिट। जो एक्सेप्ट करे वो तो पूरा पूरा जमा कराना पड़ेगा, उसके अलावा 20% पर ही अपर लिमिट 50 करोड़ की है। इतनी है एसजीएसटी में भी। अच्छा, अगर आप प्री डिपॉजिट करते हैं तो जो जमा नहीं करा उस पर स्टे मिल जाएगा जब तक, मतलब रिकवरी नहीं होगी सेक्शन 79 में, जब तक अपील डिसाइड नहीं हो पाती है। अच्छा, क्या 50,000 से कम का अमाउंट है, क्या ट्रिब्यूनल अपील रिफ्यूज कर सकता है? जी, यहां पर टैक्स या आईटीसी या फी पेनल्टी और हो रहा है। इसका मतलब अगर टैक्स 48,000 का, पेनल्टी 48,000 की, टोटल तो 96 बनता है, लेकिन टैक्स सिर्फ 50,000 से कम है या पेनल्टी सिर्फ 50,000 से कम है तो अपील रिफ्यूज की जा सकती है। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है जी। एक बंदा अपील फाइल करता है, दूसरा बंदा मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। उसके बाद नोटिस आता है कि आपके अगेंस्ट में अपील फाइल की, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप अपना पक्ष रखेंगे मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में। इसे अपील, सेपरेट अपील माना जाएगा। मतलब इसमें आप जो अपीलेंट ने अपील लगाई है उसके उन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं, उसके अलावा अपने भी कुछ मुद्दे रेज कर सकते हैं। ये मोको 45 डेज में फाइल करना होगा, और इसमें अगर आप लेट हो गए तो 45 डेज और टाइम मिल जाएगा, कंडोनेशन ऑफ डिले। नेक्स्ट, इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पर। अब डिपार्टमेंटल अपील, एसएससी अपील के बाद, ट्रिब्यूनल के बाद आप डिपार्टमेंट अपील लगा। क्या डिपार्टमेंट अपील लगा सकता है? जी हां, कमिश्नर खुद या एसजीएसटी कमिश्नर की रिक्वेस्ट उसके पास आई है कि डबल अपील अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी ने ऑर्डर सही नहीं पास किया है, तो उनके ऑर्डर की रिकॉर्ड्स को मंगवाएगा, ये लीगली सही है कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से पास किए कि नहीं। तो फिर अगर वो पाता सही नहीं है तो अपने किसी ऑफिसर को बोलेगा इसके अगेंस्ट में अपील लगाओ ट्रिब्यूनल में, और टाइम है 6 महीने, यहां कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगर लेट हो गए तो बस बात खत्म, 6 महीने में ही अपील लगानी है, 6 महीने अपील लगानी है। और 6 महीने वहीं से ही जब ऑर्डर की कॉपी इनको मिली या फिर उसके बाद में ऑफिसर ने ट्रिब्यूनल का गठन अगर लेट हुआ तो प्रेसिडेंट ने जब ज्वाइन किया उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है जी। अच्छा, ये अप्लाई करेंगे, इसे अपील माना जाएगा और इसे डिस्पोज किया जाएगा। डिपार्टमेंट को प्री डिपॉजिट की कोई जरूरत नहीं होती है। अब ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगा वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या एनल कैंसिल कर सकता है। अच्छा, ट्रिब्यूनल या कोर्ट रिमांड बैक भी कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी रिमांड बैक नहीं कर सकती थी, कि फ्रेश एडजुडिंग अथॉरिटी को फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए बोल सकते हैं। एडजॉर्नमेंट मैक्सिमम 3, टाइम लिमिट 1 साल अगर पॉसिबल है तो। इस ऑर्डर की कॉपी इन सबको दे दी जाएगी, डब्ल्यूआरए अपीलेट अपने सभी को दे दी जाएगी। ये ऑर्डर फाइनल एंड बाइंडिंग होगा अगर इसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं जाती है तो। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है? जी हाँ, सेक्शन 113 में पावर है। अगर कोई अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, हाँ जी, रिव्यू के ऑर्डर, मतलब उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई एरर अपेरेंट फ्रॉम मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, मतलब जिसमें दो व्यू पॉसिबल नहीं है, डिबेटेबल नहीं है, तो उसको रेक्टिफाई कर सकता है। हाँ जी, ये खुद इसको पता लगा, नोटिस किया, या फिर इसके नोटिस में लाया कमिश्नर या एसएससी ने 3 महीने के अंदर अंदर, तो इसको रेक्टिफाई कर सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा अगर उस अमेंडमेंट की वजह से असेसमेंट एनहांस हो रही है, रिफंड रिड्यूस हो रहा है, या आईटीसी रिड्यूस हो रहा है, या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो प्री डिपॉजिट है अगर आप जीत जाते हैं तो इसका रिफंड मिलेगा। क्या इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा? जी हां, 6% पर एनम। यहां ध्यान देने वाली बात है, अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के पास जो आपने प्री डिपॉजिट किया था उसके लिए रिफंड पे इंटरेस्ट किस डेट से मिलेगा? जिस दिन आपने डिपॉजिट, जब आपने डिपॉजिट किया था, वो पेमेंट करी थी प्री डिपॉजिट की, उस डेट से, और जब तक आपको रिफंड नहीं मिल जाता। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप प्री डिपॉजिट करते हैं, एक तो पूरा करना होता है, लेकिन इंटरेस्ट कब मिलता है? जब आप अपील जीत गए तो फिर आप रिफंड की एप्लीकेशन लगाएंगे। रिफंड की एप्लीकेशन लगाने के बाद 60 दिन में अगर आपको रिफंड नहीं मिला फिर इंटरेस्ट मिलेगा। ये थोड़ी सी जाती है यहां पर, क्योंकि ये रूल सेक्शन 115 में सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के लिए बोला हुआ है कि जिस दिन आप प्री डिपॉजिट करते हैं उस डेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जब तक आपको रिफंड नहीं मिल जाता तब तक इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद सेक्शन 113 पेज नंबर 22.24 मेन बैच, फटाफट से 22.24 मेन बैच, अपील टू हाई कोर्ट। हाँ, ये दो कंडीशन फुलफिल करनी होंगी हाई कोर्ट पर अपील लगाने के लिए। पहला, यहां पर स्टेट या एरिया बेंच जो ट्रिब्यूनल का है उसकी अपील यहां पर आएगी। अगर नेशनल या रीजनल बेंच है तो सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा अपील। अगर ट्रिब्यूनल के नेशनल रीजनल बेंच बना तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास अपील। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन है
हाई कोर्ट के पास क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले ही अपील यहां पर आएंगी। जैसे नीचे हमने यहां से समझाया आपको, क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है इंटरप्रिटेशन, जैसे कोई सेक्शन, रूल, नोटेशन का इंटरप्रिटेशन करना, वो है क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर अलग अलग केसेस डिसाइडेड हैं, जैसे रेट 12 लगेगा 18 लगेगा, इस पे कुछ केस, कुछ लोग हाई कोर्ट बोल रहे हैं 12, कोई बोल रहा है 18, तो वो सेटल नहीं है, तो फिर वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर सेटल्ड है कि 12 लगेगा, सभी कोर्ट्स ने यही डिसाइड करके 12 लगेगा, फिर वो सेटल्ड है, फिर वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, उस पे अपील नहीं आएगी फिर हाई कोर्ट के पास में। अपील लगाने का टाइम 180 दिन, लेट हो गए तो कितना भी लेट हो गए आपकी अपील एक्सेप्ट की जा सकती है, अगर रीजनेबल उनको रीजन लगता है तो। नेक्स्ट, आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ बताया, अब हाई कोर्ट सुनवाई के लिए उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेगा अच्छे तरीके से अपील की सुनवाई के लिए। अच्छा, इस सुनवाई के दौरान अगर उसे लगता है कि उसने कुछ क्वेश्चन फॉर्मुलेट नहीं किए थे, वो उनको बाद में एक्सेप्ट कर सकता है, उस पर भी सुनवाई कर सकता है। अच्छा, किस पर ये सुनवाई करेगा? जिन क्वेश्चन पर उसने फॉर्मुलेट किया, जिन क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया, उन्हीं पे सुनवाई करेगा, उन्हीं पे डिसीजन देगा। और अगर जो पार्टी जीत जाती है वो कहेगी मेरा तो टाइम खराब हुआ, मेरा तो खामखा, इसने एसएससी कहता है मैं जीत गया हूं अपील, डिपार्टमेंट मेरा टाइम खराब करा, मेरा एडवोकेट का खर्चा हुआ, मेरा बिजनेस हैम्पर हुआ, मैं यहां पे आया कई दिनों के लिए, मेरे को खर्चा दिलाओ इससे, मेरा जितना खर्चा हुआ है। तो यहां पर हाई कोर्ट वो अमाउंट डिसाइड करेगा कितना खर्चा है, इसको फिर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, जो विनिंग पार्टी होती है उसको कंपनसेट किया जाता है, कुछ कॉस्ट अवार्ड की जाती है। अच्छा, यहां हाई कोर्ट क्या डिटरमाइन करेगा? उन इश्यूज को जो ट्रिब्यूनल ने नहीं डिटरमाइन किए या फिर जो गलत डिटरमाइन किए थे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अच्छा, जजेस, यहां मिनिमम 2 जज, ट्रिब्यूनल में सिंगल मेंबर बेंच की सुनवाई कर रही थी, यहां सिंगल मेंबर नहीं, यहां मिनिमम 2 मेंबर की बेंच होगी जो सुनवाई करेगी। अच्छा, मान लीजिए फर्स्ट टाइम 2 जजेस ने सुनवाई करी, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, कोई एक बोल रहा 12, दूसरी बोल रहा 18, तो अब रेफर किया जाएगा और मेंबर ऑफ बेंच और जजेस को रेफर किया जाएगा, वहां से 3 जजेस को रेफर किया जाएगा, अब टोटल कितने हो गए? 5। अब इन 5 में जो मेजोरिटी होगी वो वाला डिसीजन लिया जाएगा। प्री डिपॉजिट हाई कोर्ट के पास पूरा पूरा करना होता है जी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास एक तो मैंने आपको बता ही दिया, नेशनल रीजनल बेंच वाला ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है डायरेक्ट। दूसरा, हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा तभी अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे। हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलेगा? इसके लिए सुनिए, अगर मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटी का रेट बोला हम तो 18 लगा रहे हैं क्योंकि हम 3 जजेस थे, 2 को लग रहा 18 तो हमने 18 लगा दिया, हमारे में से एक जज को लग रहा था 12 लगना चाहिए, तो हमें लगता है कि ये डाउटफुल है, तो ये सही, ये ऐसा मुद्दा है जो आपको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर सुनवाई करनी चाहिए। या हम तो 18 बोल रहे हैं लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 बोला हुआ, तो एक ये सही मुद्दा है जो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर सुनवाई करो इस केस की, तो ये इसलिए हम तुम्हारे को, ये फिट केस है, हम तुम्हें कहते हैं कि तुम इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर करवाओ। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस तब वो दे सकती है, तब ये सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट वाला ऑर्डर आ जाएगा। यहां पर भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो होगा, प्री डिपॉजिट पूरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को वेरी कंफर्म रिवर्स कर सकती है और कोस्ट प्रोवाइड करा सकती है जो पार्टी जीतेगी। नेक्स्ट, ये 100% प्री डिपॉजिट, ये आपको मैं बता चुका हूं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 100% प्री डिपॉजिट आपको करना होता है। नेक्स्ट, हाँ जी, मेन बैच आ जाइए 22.27, फास्ट बैच 22.8। हाँ जी, सेक्शन 120, सेक्शन 120 ये क्या है जी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, कौन से अपील्स के लिए आप अपील नहीं लगाएंगे? एक सेक्शन 121 था, जब आप अपील जा ही नहीं सकती, अपील जा ही नहीं सकती, वो 4 केस थे। ये था अपील कैन नॉट बी फाइल्ड, अपील नहीं जा सकती है। जब एक केस आपका कमिश्नर ने ट्रांसफर कर दिया एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को, ये उसे लगता है दूसरा ऑफिसर अच्छे से उसको सुनवाई कर पाएगा, या आपके बुक्स को सीज कर दिया गया है सर्च के दौरान, या कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन वाली शुरू करवा दी है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, या पेमेंट ऑफ टैक्स इंस्टॉलमेंट वाला ऑर्डर, इनके अगेंस्ट तो अपील जा ही नहीं सकती। लेकिन यहां हम क्या करें? अपील नहीं लगाएंगे। कौन नहीं लगाएगा? डिपार्टमेंट नहीं लगाएगा, एसएससी लगा सकता है। बोर्ड यहां पर मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकता है कि इससे कम की अपील है तो ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी, डिपार्टमेंट, एसएससी जा सकता है। अब ऐसा क्यों? मान लीजिए डिपार्टमेंट का मानना है कि अगर ट्रिब्यूनल के पास हमारी अपील जाती है तो 10 लाख का हमारा खर्चा हो जाता है, तो उन्होंने 10 लाख की लिमिट फिक्स कर दी कि इससे कम की अगर रिकवरी हो रही होगी डिमांड की तो हम अपील में नहीं जाएंगे। मान लीजिए मिस्टर ए की डिमांड है 9.5 लाख की, अब रिकवरी होगी 9.5 लाख की, खर्चा हो जाएगा उनका 10 लाख का, क्योंकि उनके भी एडवोकेट होते हैं, डिपार्टमेंट के भी एडवोकेट होते हैं, उनको भी पे करना पड़ता है, और एक सीनियर एडवोकेट होता है, एक जूनियर एडवोकेट होता है, तो उनके और भी खर्चे होते हैं, तो 10 लाख का खर्चा होगा, 9.5 लाख की रिकवरी होगी, डिपार्टमेंट छोड़ो इस केस को अपील में जाते ही नहीं, तो एक अगेंस्ट डिपार्टमेंट अपील में नहीं गई। तो ये
सेकंड पॉइंट है, अब बी के केस में डिमांड 15 लाख की, क्या डिपार्टमेंट अपील में जाएगा? भाई 10 लाख खर्चा होगा, 15 लाख की रिकवरी होगी, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट में तो सीबीआई से मॉनेटरी लिमिट फिक्स करेगी कि कितने से कम के अमाउंट अपील डिपार्टमेंट नहीं जाएगी। नंबर 2 कहता है अगर मिस्टर ए के केस में अपील नहीं फाइल करी तो ये ऑफिसर को रोकता नहीं है किसी और एसएससी के केस में अगर डिमांड ज्यादा है, जैसे बी के केस में, तो अपील नहीं फाइल करें, बी के केस में अपील लगा सकते हैं। अब बी कंटेंट नहीं करेगा कि तुम ए के केस में तो गए नहीं, मेरे केस में अपील में क्यों जा रहे हो, तो बी को हम समझा देंगे हम मॉनेटरी लिमिट की वजह से नहीं गए थे, हमने बी की ए के केस को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो तो मॉनेटरी लिमिट की वजह से नहीं गए थे हम। और अगर ये कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने भी ऐसा बी अपना पक्ष रखता है, कहता है कि ना ये तो ए के केस में नहीं गए थे, मेरे केस में कैसे जा रहे हैं, ये तो इन्होंने ए के केस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्रिब्यूनल या कोर्ट कंसीडर करेगा कि रीजन क्या था, मॉनेटरी लिमिट थी या अदर मॉनेटरी लिमिट थी। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, हाँ जी, जो भी आपको एविडेंसेस हैं वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपील अथॉरिटी को उसी समय प्रोवाइड कर दो, बाद में आप एडिशनल एविडेंस लेके आओगे तो जनरली एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन 4 केसेस में एक्सेप्ट हो सकते हैं। पहला, एडिशनल एविडेंस आपका कब एक्सेप्ट होगा? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपील अथॉरिटी ने एविडेंस लेने से मना ही कर दिया था, तो आपका एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट हो जाएगा। या आपसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपील अथॉरिटी ने एडिशनल एविडेंस मांगा था, उस समय आपके पास था ही नहीं, या आप अपनी मर्जी से एडिशनल एविडेंस देना चाहते थे, उस समय आपके पास था नहीं, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर 4, आपको बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किए उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था, तो यहां पर इन 4 केसेस में आपसे एडिशनल एविडेंस ले लिया जाएगा। हाँ जी, अपील अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल क्या आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या विटनेस को बुला सकते हैं अपनी अपील को डिस्पोज करने के लिए? जी हां, बुला सकते हैं जी। यहां आपका ये रिवीजन कंप्लीट होता है।